हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बुक कोड 509 के यूनिट 5 जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 डिसिप्लिन शामिल किए गए हैं। पहला पॉलिटिकल साइंस, दूसरा इकोनॉमिक्स और थर्ड वन इज़ सोशोलॉजी। सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स अपने आप में इंडिपेंडेंट या फिर हम बोल सकते हैं लिबरल साइंस है, लिबरल डिसिप्लिन है, जिनको समझने का, जिनको लर्न करने का अपना एक तरीका है, अपनी एक अप्रोच है। इन तीनों सब्जेक्ट का जो कंटेंट है, जो नेचर है, जो स्कोप है, वो एक दूसरे से वेरी करता है। इसीलिए सेम अप्रोच का यूज़ हम इन तीनों की स्टडी के लिए नहीं कर सकते। आगे हम इन तीनों सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कौन कौन से डिफरेंट अप्रोचेस का यूज़ किया जाता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अप्रोचेस एडॉप्टेड बाय सोशल साइंटिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल साइंस, कि पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए कौन कौन से अप्रोचेस का यूज़ सोशल साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है। यूँ तो पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए बहुत सारी अप्रोच हैं जिनको डिफरेंट तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, लेकिन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच उनमें से कुछ डोमिनेंट है, क्वाइट डोमिनेंट हैं। और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको उसकी उत्पत्ति में, उसको इमर्ज करने में सुकरात, प्लेटो और एरिस्टोटल का कंट्रीब्यूशन रहा है। और ट्रेडिशनल अप्रोच 19th सेंचुरी तक डोमिनेंस में रही। मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो ये 15 से 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई और ये 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी तक ये अपने डोमिनेंट रोल में रही। अब इन दोनों अप्रोच में क्या डिफरेंस है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर पॉलिटिकल साइंस को गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस या फिर स्टेट की स्टडी की तरह डिफ़ाइन किया जाता है, कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर हम स्टेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करते हैं। वहीं जो हमारा मॉडर्न अप्रोच है उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं पॉलिटिकल बिहेवियर में। ठीक है, यानी इसमें हम पॉलिटिकल बिहेवियर के, डिसीजन मेकिंग और उसकी पावर के बारे में पढ़ते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें हम गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से उनके बारे में पढ़ते हैं। यहीं से हमारा सेकंड पॉइंट निकल के आ जाता है कि जो फॉर्मल अपैरेटस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मल अपैरेटस क्या हो सकते हैं कि गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं हम मॉडर्न अप्रोच के अंदर देखा गया है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक एक्टिविटी है और एक प्रोसेस है। ठीक है, तो इस नज़रिए से मॉडर्न अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस को देखा जाता है। वहीं डिफाइन पॉलिटिकल साइंस एज सब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस को सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल दिखाया गया है। वहीं मॉडर्न अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस को ऑब्जेक्टिव दिखाया गया है, साइंटिफिक दिखाया गया है और एक प्रोसेस ओरिएंटेड टास्क दिखाया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच में पॉलिटिकल साइंस को फिलोसॉफिकल बताया है, वहीं मॉडर्न में उसको एनालिटिकल बताया है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये मानता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो नॉन एब्जॉर्बेबल है, हम उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ है। वहीं मॉडर्न अप्रोच ये मानती है कि सोशल साइंस को एज अ प्रोसेस हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और वो वैल्यू फ्री सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस को नॉर्मेटिव बताया गया है ट्रेडिशनल अप्रोच में, कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर बहुत सारे नॉर्म्स हैं, बहुत सारी निर्देश हैं, पर्सपेक्टिव हैं, यानी ये। वहीं जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें उसको इंडक्टिव बताया गया है, क्वांटिटेटिव बताया गया है और एक साइंटिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज बताया गया है। जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें माना जाता है कि सोशल चेंज का, सोशल कंट्रोल का जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी जैसे कि पार्लियामेंट वगैरह। वहीं जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है उसमें माना जाता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर को अफेक्ट जो चीज़ें करती हैं, जैसे जो अदर पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, एक्स्ट्रा पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सोशल चेंज या फिर सोशल कंट्रोल का माध्यम बन सकते हैं।
ये जो हमारा डिफरेंस है दोनों अप्रोचेस के बीच में, ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, ये हमेशा सही नहीं है। इनके दोनों के बीच में कॉन्टिनम यानी एक सातत्य है, एक रिलेशन है, इंटरेक्शन करती हैं दोनों कैटेगरीज, दोनों अप्रोच एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करती हैं। इस यूनिट में हम ट्रेडिशनल अप्रोच के दो टाइप, पहला हो गया फिलोसॉफिकल, दूसरा हो गया लीगल इंस्टीट्यूशनल, और मॉडर्न अप्रोच के दो टाइप बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। यानी दोनों अप्रोचेस के दो दो इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों को अब आगे हम देखते हैं। फिलोसफिकल अप्रोच को स्पेकुलेटिव या नॉर्मेटिव बोला गया है। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसमें नॉर्मेटिव माना जाता था किसको, पॉलिटिकल साइंस को। तो इस अप्रोच में, फिलोसफिकल अप्रोच में, ये स्पेकुलेटिव यानी काल्पनिक है, और नॉर्मेटिव इसमें बहुत सारे नॉर्म्स हैं। अब अगर हम बहुत पुरानी मतलब एकदम ट्रेडिशनल पॉलिटिकल फ़िलोसफी की बात करें तो वो एक प्रायोरी डिडक्शन पर बेस्ड थी कि मतलब पहले से मान लें, कोई डिडक्ट कर ले, पहले से ही कुछ हमने रूल या कोई स्टेटमेंट डिडक्ट कर ली और उसके बाद हम लिटिल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन पर सीधा पहुंच जाते थे। कोई भी इसमें मतलब इसकी डिटेल में स्टडी या फिर कोई भी साइंटिफिक हम उसमें क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेरिमेंट करके हम नहीं देख सकते थे, मतलब नहीं देखते थे लोग उसमें। ये नेचर में एनसाइक्लोपीडिक थी, यानी बहुत विस्तृत थी। और जैसे प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, और यहाँ पर होब्स लेविथन की बुक है राज्य की स्थिति। इसमें बताया गया है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, और जो उसके स्टेट के जो अफेयर्स है उनको भी इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट बोला है। आगे और पॉलिटिकल फिलोसोफर्स हुए जिन्होंने डिडक्टिव थिंकिंग का यूज़ करके स्टेट, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इन सभी के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई किया। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये लोग नॉन वेरीफाइबल सेल्फ एविडेंट कंक्लूजन्स को निकालते थे पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में। यानी ये पॉलिटिकल बिहेवियर के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट देते थे वो नॉन वेरीफाइबल होता था, उसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते थे। और सेल्फ एविडेंट कंक्लूजन होते थे, खुद से जो एविडेंस निकालते थे उन्हीं के थ्रू ये कंक्लूजन निकाल देते थे। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, इस तरह से। इसीलिए आज के जो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच है वो उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं कि इन्होंने ह्यूमन नेचर को और ऑब्जेक्टिव स्टडी को क्या करा, इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले लिया। और लेकिन इसकी कमियों को देखते हुए आज भी ये रेलेवेंस है, आज भी इसकी ग्रेट रेलेवेंस है। जैसे कि जॉन लॉक और जो हमारे अरिस्टोटल हैं, चाणक्य हैं, प्लेटो हैं, इन सभी की जो स्टडी थी आज के टाइम पे भी कुछ हद तक रेलेवेंट रही है। सेकंड जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो है लीगल इंस्टीट्यूशनल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच। आज के टाइम में ये प्रीडोमिनेंट है, और इसके जो रूट्स हैं वो जो हमारा अरिस्टोटल था उसने ग्रीक सिटी के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन लिखे उसमें कहीं इसके रूट को हम देख सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच की रूट को, कि उसने ग्रीक सिटी के बारे में, ग्रीक सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन दिए उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच के रूट को देखते हैं। इसमें फॉर्मल अपरेटस जो है पॉलिटिक्स के, जैसे कि गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट, उसके बारे में इसमें स्टडी की जाती है। और जैसे अगर हम बोलें कि जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बीच में क्या रिलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप्स कैसी है, फंक्शनिंग कैसी है, तो इन सभी को पढ़ाने के लिए बेस्ट अप्रोच कौन सा है, तो हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इसके लिए बेस्ट है। क्योंकि इस अप्रोच में डिस्क्रिप्शन या एनालिसिस दिए जाते हैं जितने भी हमारे लीगल और कन्वेंशंस हैं, या फिर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं, उनके बीच में क्या क्या रिलेशन है, और उनके ऑफिशियल सोर्सेज क्या है, रिकॉर्ड्स क्या हैं, इस तरह से। लेकिन इसमें इसको नेग्लेक्ट किया गया क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस को या पॉलिटिक्स को एक फिक्स्ड मूवमेंट मान लिया गया, और इसका ये एक प्रोसेस है या फिर ये एक एक्टिविटी है, इस तथ्य को नेग्लेक्ट कर दिया गया। अब इसमें सिर्फ उन्हीं की स्टडी हो सकती थी जिनका कोई इंस्टीट्यूशन हो, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हो। जैसे हमारे अंडर डेवलप्ड या फिर हमारे जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं जिनके पास कोई लीगल इंस्टीट्यूशंस नहीं थी, जैसे अभी तो ओबीसीज़ के लिए बन चुके हैं इंस्टीट्यूशन, लेकिन पहले नहीं थे, तो उनकी स्टडी हम इस अप्रोच के थ्रू नहीं कर सकते थे। इस अप्रोच के थ्रू उन्हीं चीज़ों की स्टडी हो सकती है जो फॉर्मली एग्जिस्ट कर रही होती थी। इन सभी को देखते हुए इस अप्रोच को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया।
नेक्स्ट जो हमारी दो अप्रोच आएंगी, बिहेवियरल अप्रोच और सेकंड वन इज साइकोलॉजिकल अप्रोच। वो हमारी मॉडर्न अप्रोच के ही पार्ट है, उन्हीं का मतलब एक टाइप है। जो हमारी बिहेवियरल अप्रोच है ये लगभग 1940s के आसपास इमर्ज हुई और आज तक ये डोमिनेंस में है, आज तक इसने अपना प्रभुत्व बनाया हुआ है। जो पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसमें हम इवेंट्स, स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी, उसके इंस्टीट्यूशंस, इनकी चर्चा करते हैं, वहीं बिहेवियरल जो हमारी बिहेवियरल अप्रोच है उसके अंदर यानी जो हमारा बिहेवियरल कॉन्सेंट्रेट्स है वो जो हमारा बिहेवियरलिज्म है वो बिहेवियर, किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पर फोकस करता है और स्मॉल ग्रुप की स्टडी करके जो एनालाइज करेगा, जो उसके एनालिसिस निकलेंगे उनके ऊपर कंसंट्रेट करता है। यानी जो हमारी बिहेवियरल अप्रोच है वो किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी इंसान का जो व्यवहार है या फिर स्मॉल ग्रुप की स्टडी करके जो भी उन्होंने निष्कर्ष निकाले उनके ऊपर बेस्ड होती है। यहाँ पर रॉबर्ट डल क्लैरिफाई करते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म है वो एक मूवमेंट है पॉलिटिकल साइंस में जो केवल और केवल किस पर जो हमारे ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स हैं पॉलिटिकल एक्टर के, यानी पॉलिटिकल एक्टर के जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है जिनको ऑब्जर्व किया जा सकता है उनका ही एनालाइज करके उनका ही एक एनालिटिकल स्टडी है पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इस तरह से रॉबर्ट डल ने क्लैरिफाई किया बिहेवियरलिज्म को। बिहेवियरलिज्म के अंदर हम पॉलिटिकल एक्टर के जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है उनको एनालाइज करते हैं। अब ये जो अप्रोच है ये समराइज़ करती है कि पॉलिटिकल बिहेवियर को हम एम्पिरिकली वेरीफाई कर सकते हैं, यानी हम उसको जांच सकते हैं, उसको हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ इसके क्रिटिक्स भी शुरू हो गए कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी का सब्जेक्ट नहीं है, यानी ह्यूमन बिहेवियर को हम पूरी तरह से एक्सपेरिमेंट करके हम नहीं जान सकते। और जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसको हम मैथमेटिक्स इक्वेशन या जो हमारी मैथमेटिक इक्वेशंस के थ्रू, डिग्री के थ्रू हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। और जो इस बिहेवियरलिज्म के थ्रू हम पॉलिटिकल साइंस के केवल ओवर्ट, मतलब किसी भी इंडिविजुअल के केवल ओवर्ट बिहेवियर को, बाहरी बिहेवियर को देख सकते हैं जो उस स्टोरी का पार्ट होता है, लेकिन जो कोवर्ट बिहेवियर है, जो उसका अंदर का जो व्यवहार है, जो छिपा हुआ है, उसको हम नहीं देख सकते अगर हम इस अप्रोच से पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी अप्रोच है वह है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच जो है ये कब अस्तित्व में आई, जब जो हमारे ग्राहम वलाज हैं उन्होंने एक बुक लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। 1908 में इन्होंने बुक लिखी ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और इसी के साथ हमारी एक नई अप्रोच डोमिनेंस में आई जिसका नाम है साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये जो हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोच है ये सोशियो साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस पर बेस्ड है, उस पर बल देती है। और जो इस अप्रोच के जो सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल फिनोमिना है, उसको हम फॉर्म और स्ट्रक्चर्स के रूप में ना देखकर साइकोलॉजिकल फोर्सेस के रूप में हमें देखनी चाहिए, हमें मनोवैज्ञानिक घटकों के रूप में देखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि किसी भी मैन का जो पॉलिटिकल एक्शन है वो उसके रीज़न या ट्रेडिशनल जो उसकी रैशनल थिंकिंग होती है उसके ऊपर सिर्फ बेस्ड नहीं होता, टोटली उसका तर्क वितर्क पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि जो उसकी मतलब बहुत सारी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी बेस्ड होता है, जैसे पर्सनालिटी, एटीट्यूड, मोटिवेशन। यानी किसी भी पॉलिटिकल एक्शन को करने जब हम करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ये इस अप्रोच में कहा गया। अब इस अप्रोच का भी क्रिटिसिज्म हुआ और इसके क्रिटिकर्स जो है वो बोलते हैं कि हम पर्सनालिटी को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जो किसी भी इंडिविजुअल के, किसी पॉलिटिकल पार्टिसिपेंट के साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को स्टडी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और जो हमारी साइकोलॉजी है वो एब्सोल्युटली एम्पिरिकल साइंस नहीं है, यानी उसको हम जांच नहीं सकते, पूरी तरह से हम उसको जांच नहीं सकते, इसलिए इस अप्रोच का भी क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। अब पॉलिटिकल साइंस में इन 4 अप्रोच के अलावा भी हम बहुत सारी अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं जिनके नाम गिवन है, सिर्फ उनके नाम याद कर लेना। कंपैरेटिव अप्रोच, सिस्टम एनालिसिस अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस अप्रोच और फोर्थ है हमारी मार्क्सियन अप्रोच। इसमें हमारी पहली अप्रोच है वेल्थ अप्रोच ऑफ एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का फादर, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है और इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ वेल्थ के रूप में इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है।
1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। शॉर्ट में हम इसको आती है जैसे एग्ज़ाम्स में, तो शॉर्ट में आती है वेल्थ ऑफ नेशंस। 1776 में इन्होंने बुक लिखी और इस बुक में एडम स्मिथ ने एम्फसाइज़ किया यानी बल दिया कि जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है उसमें प्रोडक्शन और एक्सपेंशन ऑफ वेल्थ, जो हमारा प्रोडक्शन है और जो उस प्रोडक्शन का जो एक्सपेंशन है, खर्च है और जो हम उत्पादन कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन के साथ डील करती है। स्मिथ कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो इंक्वायरी करती है इनटू फैक्टर्स डिटरमाइन द वेल्थ एंड रिचनेस ऑफ अ कंट्री एंड देयर ग्रोथ, कि किसी भी कंट्री में कितनी वेल्थ है, कितनी रिचनेस है। इन दो फैक्टर्स को ये क्या करती है, इंक्वायरी करती है। ठीक है, नहीं इन्होंने मतलब कितने अमीर हैं लोग उसमें और कितनी उनकी ग्रोथ हो रही है, इन चीज़ों पर इन्होंने बल दिया है। जो इसके क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं, इस डेफिनेशन के क्रिटिक्स कहते हैं कि एक्विजिशन ऑफ वेल्थ ह्यूमन बीइंग का मोटिव नहीं है, कि जो हमारे मानव है, मानव का मोटिव सिर्फ एक्विजिशन ऑफ वेल्थ यानी धन को इकट्ठा करना, धन को एक्विजिशन करना नहीं है, ये टोटली बेसलेस है। अगर हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो सिर्फ वेल्थ को एक्विजिशन करने के मोटिव से गाइडेड नहीं होती, बल्कि उनका जो एक महत्वपूर्ण गोल है वो है मानव कल्याण। और स्मिथ ने जो अपनी डेफिनेशन दी है या फिर जो इन्होंने बात कही उसमें इन्होंने मानव कल्याण, ह्यूमन वेलफेयर को अप्रूव नहीं किया, बल्कि ये फेल हो गए। और उन्होंने जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या दिया, धन को इकट्ठा करना, धन को कमाना, जबकि इकोनॉमिक्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होता है ह्यूमन वेलफेयर।